वैशाली नई नई दुल्हन बनकर सुलेखा के घर आई थी। वैशाली की शादी सुलेखा के बेटे मोहन से हुई थी। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। हाय, नजर ना लग जाए मेरी बहू को। माँ, भाभी तो सुंदर है, मगर क्या आप उनका हार देख रही है? कितना कीमती और कितना सुंदर लग रहा है। भाभी की असली सुंदरता तो ये सुंदर हार बढ़ा रहा है। सुलेखा की नजर वैशाली के गले में पड़े हार पर जाती है। ये तो तू सही कह रही है प्रीति, इस हार पर तो मेरी नजर ही नहीं पड़ी। ये तो वाकई में बहुत खूबसूरत है, भारी भी बहुत है, लगभग 10-12 लाख का तो होगा ही। इस तरह घर में बहू का वेलकम होता है और सुलेखा शादी के बाद से सारे रीति रिवाज पूरे करती है। और अगले दिन बहू सज धज कर अपने कमरे से बाहर आती है। आ गई मेरी प्यारी बहू, आजा बैठ जा बहू। भाभी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू प्रीति। और हाँ, आपका ये हार भी बहुत सुंदर है। ओह, ये हार 9 लाख का हार है। मेरी माँ ने खास मेरे लिए इसे बनवाया था। ऐसा हार दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्या सच में भाभी? आपके अलावा ऐसा हार किसी के पास नहीं है? नहीं, यही तो इसकी खास बात है। एक तो ये बहुत कीमती है और दूसरा इसका डिजाइन, जो तुम्हें कहीं और देखने के लिए मिलेगा ही नहीं। ये मेरा सबसे पसंदीदा हार है। जिसकी भी नजर इस हार पर पड़ती है वो इसे देखता ही रह जाता है। आप ठीक कह रही है भाभी, मेरी नजर भी इस हार पर से हट ही नहीं रही है। तुम दोनों की बातें हो गई हो तो अब मेरी भी बात सुन लो। आज मैंने घर पर बहू की मुंह दिखाई का प्रोग्राम रखा है। आज घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए प्रीति तू सारी तैयारियां कर लेना और बहू तू भी टाइम से तैयार हो जाना। ठीक है माँ जी। सुलेखा के घर पर आज बहू की मुंह दिखाई का प्रोग्राम था। घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं और शाम तक ये कार्यक्रम पूरा हो जाता है। भाई, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई। हाँ माँ, मैं भी बहुत थक गई। आज बहुत सारे मेहमान आ गए आज तो घर में। वो तो आने ही थे। अच्छा बहू सुन, अब तू भी अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। तू भी बहुत थक गई होगी और कल को तुझे पहली रसोई भी बनानी है। इसके बाद वैशाली वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वैसे मेरी बहू सुंदर तो बहुत है। आज फंक्शन में सारी औरतें उसे एकटक नजर से देख रही थी। माँ, सारी औरतें आपकी बहू को नहीं, सच बताऊं तो भाभी के गले में पड़े उस 9 लाख के हार को देख रही थी। चल हट, तू तो बेकार की बातें बना रही है। नहीं माँ, मैं बातें नहीं बना रही। सच में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था और मैंने लोगों को बातें करते हुए भी सुना था। औरतें आपस में भाभी के हार के बारे में बातें कर रही थी। अच्छा? हाँ माँ, बिल्कुल। अगले दिन वैशाली के ससुराल में उसकी पहली रसोई थी। आज भी वैशाली अपने 9 लाख के हार को पहनकर सबके सामने आती है। माँ जी, बताइए आज मुझे खाने में सबके लिए क्या बनाना है? आ गई बहू। हाँ, तो ऐसा कर, मीठे में जो तुझे बनाना आता है वही सबके लिए बना दे। और हाँ, प्रीति भी किचन में तेरी मदद कर देगी। ठीक है माँ जी। अरे बहू, लेकिन सुन तो, आज भी तूने ये हार पहन लिया। देख बहू, घर में इतने सारे गहने पहनने की जरूरत नहीं है। किचन का काम करते करते वक्त तुझे ही परेशानी होगी। तू चाहे तो अपने इस हार को उतार भी सकती है। नहीं नहीं माँ जी, मैं इस हार को कभी नहीं उतारूंगी। ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा 9 लाख का ये हार मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से दिया है। हाँ हाँ बहू, हम जानते हैं तेरी माँ ने तुझे ये बहुत प्यार से दिया है, मगर इतने भारी गहने पहनकर तुझसे किचन का काम नहीं होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सारा काम कर लूंगी। अच्छा ठीक है, तुझे नहीं माननी मेरी बात तो तेरा जो मन करे तू वो कर। इसके बाद वैशाली किचन में चली जाती है और सबके लिए हलवा बनाती है। धीरे धीरे वैशाली अपने ससुराल के रंग ढंग में ढलने लगती है।
उसकी शादी को कई दिन हो चुके थे, मगर वैशाली ने अपना कीमती हार पहनना नहीं छोड़ा था। बहू, अब तू कब तक ये अपना हार पहने रहेगी? इसे तिजोरी में रखवा दे। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। नहीं माँ जी, मैं इस हार को कभी नहीं उतारूंगी। मैंने ये बात आपसे पहले भी कही है। बहू, लेकिन हम ये तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर कहीं चोरी हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं माँ जी, ये चोरी नहीं होगा। मैं इस हार का खुद से भी ज्यादा ख्याल रखती हूँ। भाभी, वैसे आप बुरा नहीं माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो प्रीति। क्या आपका ये हार मैं एक बार पहन कर देख सकती हूँ? इसकी चमक मुझे बहुत आकर्षित करती है। क्या तुम और मीरा ये हार पहनोगी? कभी नहीं, ये हार मैं किसी को नहीं दे सकती। तुम चाहो तो कोई दूसरा नेकलेस मेरे से ले सकती हो, लेकिन इस हार को पहनने के बारे में भूल जाओ, क्योंकि यह हार मेरे दिल के सबसे करीब है। इसे तो मैं किसी कीमत पर किसी को नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर। दे दे बहू, तेरी ननद ही तो है, एक बार पहनकर वापस कर देगी। नहीं माँ, प्रीति चाहे तो मेरा कोई भी दूसरा नेकलेस ले सकती है, मगर माफ कीजिए माँ जी, ये वाला 9 लाख का हार मैं किसी को नहीं दे सकती। इतना कहकर वैशाली वहाँ से चली जाती है। देखा माँ, भाभी कितनी घमंडी है। अगर एक बार मुझे वो हार दे देती तो क्या बिगड़ जाता उनका। चल कोई बात नहीं, जाने दे इस बात को। अरे अब क्या तुम रात में भी इतने बड़े हार को अपने गले में पहनकर सोओगी क्या? हैं? अब तो इसे उतार दो यार। वैसे मेरा मन तो नहीं है इसे उतार देने का, लेकिन आप कह रहे हैं तो अभी के लिए मैं इसे उतार देती हूँ। सुबह होते ही पहन लूंगी। वैशाली अपना हार उतार कर सोती है और जैसे ही सुबह उठकर देखती है तो उसका हार उसे नहीं मिलता। मेरा हार कहाँ गया? रात ही तो मैंने उसे यहाँ पर रखा था। कहीं मेरा हार चोरी तो नहीं हो गया? जैसे ही वैशाली को लगता है कि उसका हार चोरी हो गया तो वो पूरा घर अपने सर पर उठा लेती है। माँ जी, प्रीति, मोहन जी, मेरा हार नहीं मिल रहा है। वैशाली की आवाज सुनकर घर के लोग वहाँ दौड़े चले आते हैं। क्या तुम्हारा हार नहीं मिल रहा है? अरे ठीक से देखो, यहीं गए होगा। मैंने हर जगह ढूंढ लिया मोहन जी, मगर मेरा हार मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं तुझसे कल ही कह रही थी कि अपने इस कीमती हार को उठाकर रख दे, नहीं तो चोरी हो जाएगी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी और देख, हो गई ना चोरी। हो ना हो, मेरा हार प्रीति ने ही चुराया होगा। वो कल मेरे से मेरा हार मांग रही थी। क्यों प्रीति, सच सच बता दो, तुमने मेरा हार कहाँ छुपाया है? भाभी, मैंने आपका कोई हार नहीं चुराया। अगर मुझे चुराना ही होता तो मैं आपसे मांगती ही क्यों? तुम झूठ बोल रही हो प्रीति। नहीं भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपका हार नहीं चुराया। बहू, तुझसे ही तो तेरा हार संभाल कर नहीं रखा गया, तो अब मेरी बेटी पर झूठे इल्जाम मत लगा। जब काफी लंबे समय तक वैशाली का हार नहीं मिला तो वैशाली रोने लगती है। अरे बहू, तू तो रोने लगी, चिंता मत कर, तेरा हार मिल जाएगा। तू बाहर चल, आराम से बैठ और पानी पी, तब तक मैं तेरा हार ढूंढती हूँ। आप सच में मेरा हार ढूंढ देंगी ना? हाँ हाँ, तू बाहर तो चल और पानी पी। ठीक है। सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और फिर उसके कमरे में जाती है। सुलेखा को पता नहीं था कि वैशाली उसके पीछे आ रही थी। वैशाली चुपके से ही देखती है कि सुलेखा के हाथ में वैशाली का हार है, जिसे सुलेखा चुपके से वैशाली के कमरे में रख देती है। माँ जी, क्या आपने मेरे हार को चुराया था? मैं सोच भी नहीं सकती कि आप ऐसा कर सकती है। मोहन जी, प्रीति, जल्दी आइए, हार मिल गया और चोर भी। वैशाली सबको वहाँ बुलाती है। ये देखिए आप सब, माँ जी असली चोर है। इन्होंने ही मेरी कीमती हार को चुराया है। माँ, आप? माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे मैं चोर होती तो मैं इस हार को दोबारा यहाँ रखने क्यों आती? इतना तो सोचो तुम सब। दरअसल सबकी तरह मुझे भी बहू का ये हार बहुत अच्छा लग रहा था। इसे देखकर मेरा भी मन फिसल गया। मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी इस हार को एक बार पहन कर देखूं, मगर मैं जानती थी
जानती थी कि बहू मुझे हार नहीं देगी, इसीलिए कल रात में इसे चुपके से मैंने निकाल कर अपने पास रख लिया और सोचा एक बार पहनकर शीशे में देख लूं। उसके बाद बहू के हार को उसी जगह रख दूंगी। इस हार को चुराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा, तो ये वजह थी। देखा भाभी, मेरी माँ चोर नहीं है। माफ करना माँ जी। वैशाली, अब यही बेहतर होगा कि तुम इस हार को तिजोरी में रखवा दो, इससे पहले कि कोई असली चोर इसे चोरी कर ले। आप ठीक कह रहे हैं मोहन जी। अगर आज ये हार नहीं मिलता तो आज तो मेरी जान ही चली जाती है। गरीब मानसी अपने छोटे से घर में मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। शाम होने को आई, माँ आती ही होंगी, जल्दी से सब्जी बनाकर पानी पूरी बना लेती हूँ। मानसी रोटियां डालने के बाद थोड़ी सब्जी बनाती है और फिर सब्जी, आलू, मेथी और भी कई तरह की चीजें की पानी पूरी बनाती है। मानसी को बचपन से ही पानी पूरी खाने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो घर में ही अपने हाथों से अपने अंदाज की नई पानी पूरी बनाती थी। थोड़े समय बाद मानसी के घर उसकी माँ उर्मिला आती है और आते ही उदास बैठ जाती है। क्या हुआ माँ, आप इतनी उदास क्यों लग रही है? अभी रास्ते में मुझे दामिनी बहन मिली थी। 8 दिन बाद उनकी बेटी जानवी की शादी है। क्या जानवी की शादी हो रही है? वो तो उम्र में कितनी छोटी है मुझसे। कितने रिश्ते आए तुझे, कितने रिश्ते, पर हमारी गरीबी की वजह से कोई भी तुझसे शादी नहीं कर रहा। भगवान जी, हमारी गरीबी मेरी बेटी की खुशियों के आड़े क्यों आ रही है? क्यों मानसी की शादी नहीं हो रही? मानसी अपनी माँ उर्मिला के साथ सारंगपुर गांव में इस छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में जीवन बिता रही थी। माँ, आप दुखी क्यों होते हो? एक ना एक दिन मेरी भी शादी जरूर होगी। अच्छा, अब चलिए खाना खाते हैं। मैंने सब्जी की मसालेदार पानी पूरी भी बनाई है। दोनों माँ बेटियाँ घर में बैठकर खाना खाने लगते हैं और मानसी रोज की तरह पानी पूरी खाती है। मानसी के पिता नहीं थे। कुछ सालों पहले एक बीमारी के चलते उसके पिता इस दुनिया से चल बसे। तब से मानसी का पालन पोषण अकेली उर्मिला ही करती आ रही थी। उर्मिला उसी गांव में दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती है। अगले दिन उर्मिला अपने काम पर चली जाती है और मानसी सारा दिन घर में रहती है। अब इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक शाम उर्मिला गांव के एक घर में सफाई कर रही थी। उर्मिला, तेरी बेटी का कहीं रिश्ता हुआ कि नहीं? नहीं सेठानी जी, रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं मेरे बच्ची को, पर गरीबी के चलते कोई भी मेरी बच्ची से शादी करने को तैयार नहीं है। यही तो दुनिया का खेल बन चुका है उर्मिला, कि आज के दौर में हर किसी को पढ़ी लिखी अमीर घराने की लड़कियां ही चाहिए, और इसी वजह से तुम जैसी गरीब की बेटियां बढ़ती उम्र तक भी कुंवारी ही रहती हैं। दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद मानसी को पास के शहर में रहने वाले एक मिडिल क्लास परिवार के बेटे महेश का रिश्ता आता है। अब परिवार और लड़का अच्छे लगने पर उर्मिला कुछ ही दिनों बाद अपनी बेटी मानसी की शादी महेश से करवा देती है। शादी के दूसरे दिन मानसी शहर में अपने ससुराल में थी। मानसी का ससुराल तो बहुत बड़ा था, पर वो घर किराए का था। उसके ससुराल में उसका पति महेश, जेठ जेठानी रोहन सुनीता, नंद आरती और सास ससुर मदन मेनका थे। मेनका के परिवार वाले मिडिल क्लास लोग हैं। मानसी बहू, जा सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। तुझे रसोई का काम तो आता है ना? जी माँ जी। मेनका, बहू गांव की रहने वाली है। गांव की बहू बेटियां बड़ी ही संस्कारी होती हैं। हाँ, देखते हैं अब इस नई दुल्हन में कितने संस्कार हैं। सुनीता थोड़ी टेढ़े मिजाज की थी। तभी मानसी रसोई में आती है। यहाँ की रसोई तो कितनी बड़ी है। तभी मानसी सबके लिए गैस पर चाय बनाती है। थोड़े समय बाद, अब नाश्ते में क्या बनाऊं? एक काम करती हूँ, मैं सबके लिए सब्जी आलू की पानी पूरी बनाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। मेरे हाथ की बनी नई तरीके की पानी पूरी खाकर सब काफी खुश हो जाएंगे। मानसी पानी पूरी बनाने लगती है। इधर बाहर सब बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मेनका के दोनों बेटे उसी शहर के कारखाने में काम करते हैं। दोनों भाई पढ़े लिखे ना होने से एक छोटे से कारखाने में मजदूरी करते हैं। उनकी आमदनी भी काफी कम थी, जिसमें परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। थोड़े समय बाद मानसी चाय और पानी पूरी लेकर बाहर आती है। ये क्या बना दिया मानसी तूने? सवेरे सवेरे कौन पानी पूरी खाता है? जेठानी जी, ये मेरे हाथ की बनी नई तरीके की पानी पूरी है। आपने ऐसी पानी पूरी
कभी नहीं खाई होगी। अच्छा, पर सवेरे सवेरे हमें नहीं खानी है ये पानी पूरियाँ। माँ जी एक बार खाकर तो देखिए आप, बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी है। भाभी ने इतने प्यार से बनाए हैं तो खाकर देख लेते हैं। सब चाय के साथ पानी पूरी खाने लगते हैं। वाह बहू, क्या स्वादिष्ट पानी पूरी बनाई है तूने। ऐसी सब्जी आलू की बनी पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ, स्वाद तो बढ़िया है बहू। चलो इसमें कुछ तो गुड़ है। जब घर में मेहमान आएंगे तो बहू तू उनके लिए ऐसे ही पानी पूरी बना देना। जी माँ जी। सब मानसी के हाथ की पानी पूरी की बहुत तारीफ करते हैं। थोड़े समय बाद रोहन महेश अपने काम पर चले जाते हैं और दोनों बहुएं घरेलू कार्य में लग जाती है। इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक शाम सब परिवार के सदस्य घर में बैठकर खाना खा रहे थे। भाई, इस बार आप अपनी कमाई से घर चला लोगे क्या? वो क्या है ना, हरीश मलिक मुझसे बार बार पैसे मांग रहे हैं। शादी के लिए मैंने उनसे 40,000 रुपए कर्ज लिए थे और मैं अब तक उन्हें एक पैसा भी नहीं लौटा पाया। मेरी कमाई केवल 200 रुपए रोज है महेश। मैं कैसे इतनी कमाई में परिवार का खर्च उठा सकता हूँ? पर भाई, कर्ज भी तो चुकाना जरूरी है ना। जब ऐसा था तो तूने इतना कर्ज लिया ही क्यों था? माँ, शादी में कितना खर्च हुआ पैसा? तू पूरी ना सही आधी कमाई से ही घर खर्च में दे दे, हम जैसे तैसे चला लेंगे घर खर्च। रोहन की बात सही है महेश, वो अकेला अपनी कमाई में क्या क्या करेगा। घर का किराया देना होता है, बिजली का बिल, राशन, सारी बातें हैं। सब आपस में चर्चा करने लगते हैं। रात का समय। जी आप मेरे गहने बेचकर अपना कर्ज चुका दीजिए। गहने बेचकर थोड़े पैसे तो आ ही जाएंगे। नहीं मानसी, वो गहने अपने स्व की निशानी है, उसे हम किसी भी हाल में नहीं बेच सकते। तो इतना पैसा फिर कहाँ से देंगे आप? देखते हैं, अब कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। अगले दिन दोनों भाई जैसे ही अपने काम के लिए घर से निकल रहे थे, तभी अचानक मेनका के सीने में तेज दर्द होने लगता है। मेनका। तभी मेनका बेहोश हो जाती है तो सब उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहां पता चलता है कि मेनका को दिल का दौरा पड़ा है। अब तुरंत 2 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। तभी रोहन महेश कहीं से कर्ज लेकर अपनी माँ का इलाज करवाते हैं। कुछ दिन बाद मेनका अब ठीक हो चुकी थी। महेश और उसके परिवार वालों पर काफी कर्ज हो रखा था। अब कर्जदार अपना कर्ज मांगने महेश रोहन के घर तक आ रहे थे और पैसे ना मिलने पर वो खूब तमाशा कर रहे थे। महेश जी, माँ जी, मैं पानी पूरी बेचने का कारोबार करूँ क्या? घर में थोड़े पैसे आएंगे तो हमारे काम आएंगे। ओ हीरोइन, कौन खरीदेगा तुझसे पानी पूरी? बकवास बंद कर अपनी। एक तो यहाँ इतना टेंशन है और इसे पानी पूरी बेचने की पड़ी है। समझ नहीं आ रहा अब कहाँ से लाए इतना सारा पैसा। सब बेहद परेशान थे। रात का समय। इस समय सब बहुत परेशान हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन मानसी अपनी नई तरीके की कई सारी पानी पूरी बनाती है और वो लेकर आस पड़ोस के घरों में आती है और उन सबको पानी पूरी खाने देती है। वाह, ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। अगर आपको रोज रोज ऐसी पानी पूरी खानी है तो आप हमारे घर आ जाना। मैं काफी सस्ते दाम में आपको पानी पूरी दूंगी। अब इसी तरह मानसी हर घर में जाकर अपनी पानी पूरी बेचने की बात कहती है। अगले दिन सवेरे मानसी के ससुराल में एक साथ कई सारे लोग आ जाते हैं। मानसी बहन, हमें आपके हाथ की बनी पानी पूरी खानी है। सब मानसी की रसोई की खिड़की के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और मानसी रसोई में फटाफट पानी पूरी बनाकर बाहर खड़े लोगों को दे देती है। हाँ भाई वाह, मजा आ गया। सब्जी की बनी ऐसी स्वादिष्ट पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं खाई। बहन 2 प्लेट और दीजिए ना मुझे पानी पूरी। जी भाई साहब। तभी मानसी एक एक कर सारे लोगों को पानी पूरी देती जाती है और सब मजे से मानसी की पानी पूरी खाकर उसे पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। बहन जी, और भी लोगों को बताइएगा मेरी पानी पूरी के बारे में। तभी महेश और सब वहाँ आते हैं। बहू, तूने तो रसोई में ही पानी पूरी की दुकान खोल ली। माँ जी देखिए, पहले ही दिन कितनी सारी कमाई हो गई मेरी। सब मानसी की कमाई देखकर दंग रह जाते हैं। क्या बात है मानसी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब से मैं भी पानी पूरी बेचने में तुम्हारी सहायता करूँगा। हाँ भाभी, मैं भी। जब सब एक नए काम की ओर कदम बढ़ा ही रहे तो मैं भी अपना योगदान दूंगी। सब मानसी के साथ इस कारोबार में भागीदार बनने के लिए राजी हो जाते हैं। माँ जी, अगर हम रसोई में पानी पूरी की दुकान बना देंगे तो हम खाना कहाँ बनाएंगे? बहू, हमारी रसोई बहुत बड़ी है, तो उस साइड खाना बना लेना और मानसी यहाँ पानी पूरी बनाएगी। तभी मानसी की पानी पूरी की तारीफ पूरे शहर में फैल जाती है और दूर दूर से लोग मानसी के पास उसकी पानी पूरी का स्वाद चखने आते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। मानसी की पानी पूरी लोगों को इतनी पसंद आती है कि मानसी के पास अब हर समय ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। एक शाम देखिए महेश जी,
मैंने 8 ही दिन में पानी पूरी बेचकर पूरे 10,000 रुपए कमा लिए। बस आगे भी अगर मेरा कारोबार ऐसे ही चलता रहा तो देखना बहुत जल्द हम अपना सारा कर्ज चुका देंगे। मानसी, मैं तुम्हारे जज्बे और हिम्मत की कद्र करता हूँ और अब मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम जो भी करोगी उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। महेश, तू और रोहन भी पानी पूरी का कारोबार करना। बहू और हम घर पर पानी पूरी बेचते हैं और तुम दोनों बहू के हाथ की बनी पानी पूरी शहर के दूसरे इलाकों में जाकर बेचो। उसके बाद अगले दिन से रोहन, महेश 2 पुराने ठेले खरीदकर उस पर मानसी के हाथ की बनाई पानी पूरी लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में आते हैं और वहाँ पानी पूरी बेचने लगते हैं। अब रोहन की भी रोज रोज खूब कमाई होने लगी और महेश की भी, और इधर मानसी भी रोज के हजारों रुपए की पानी पूरी बेचने लगी। जिसके बाद कुछ ही महीनों में महेश के परिवार वाले अपना सारा कर्ज चुका देते हैं और अब उनके पास इतना पैसा आने लगता है कि वो उन पैसों से एक बड़ी दुकान खरीद लेते हैं, एक कार खरीद लेते हैं। एक शाम सच कहते हैं लोग कि बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। बहू, तूने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। सब मानसी की खूब तारीफ करते हैं। उसके बाद पूरा परिवार पानी पूरी बेचकर खूब कमाई करने लगा और सब मजे से एक साथ रहकर हंसी खुशी एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगते हैं। आए आए ये कमर, क्या करूं मैं इस कमर का। सवेरे सवेरे मनहूसों की तरह सोते पड़े रहते हैं सब। ये है उर्मिला जो अपनी कमर दर्द से परेशान थी। मेरी कमर, हाय माँ। उर्मिला कमर के बल बड़ी जोर से गिरी थी। माँ, मेरी कमर टूट गई। तभी उर्मिला की आवाज सुनकर वहाँ उसकी 4 बेटियां रिया, दिया, कोमल, पायल, 3 बेटे अजित, कुमार, महेश और उर्मिला का पति बलराम, ये सब वहाँ आते हैं। तभी सब उर्मिला को सोफे पर लाकर बिठाते हैं। अरे मेरी कमर। क्या जरूरत थी उर्मिला तुझे रसोई में जाने की? अरे ये सब मनुष्यों की तरह सोए हुए थे ना, इसीलिए मुझे ही रसोई में पानी लाने जाना पड़ा। उर्मिला अपने 3 बेटे, 4 बेटियां और पति के साथ अपने इस बड़े से घर में पानपुर शहर में रहती है। थोड़े समय बाद उर्मिला के तीनों बेटे अपने काम पर चले जाते हैं। ये तीनों भाई इसी शहर की एक कंपनी में नौकरी किया करते थे। मेरी बात ध्यान से सुनिए जी, आप ना कम से कम अपने 2 बेटों की शादियां एक साथ करवा दीजिए। ये चारों तितलियां तो किसी काम की ही नहीं है। घर में बहुएं आएंगी तो वो मेरा ही सही ध्यान तो रखेंगी। क्या माँ, अभी सारा दिन तो हम ही करते हैं घर के सारे काम। कोई एहसान नहीं करती हो तुम। यहाँ तुम्हें खाना भी मिलता है, खर्चे के लिए पैसे भी मिलते हैं। चारों वहाँ से चली जाती हैं। उर्मिला, तुम क्यों बच्चों के पीछे लगती हो? देखिए जी, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं ना तो आप बच्चों की शादियां करवा दो। अगर आपसे नहीं होगा ना तो मैं ढूंढती हूँ बहुएं। उर्मिला बोलचाल में बड़ी तीखी थी। अब इसी तरह कुछ दिन बीतने लगे। उर्मिला के साथ रोज रोज घर में अजीब सी घटनाएं होने लगी। वो कभी फर्श पर गिरती तो कभी बाथरूम में। अब एक दिन उर्मिला, अजीत कुमार, इन दोनों की शादियां 2 लड़कियां नेहा, साक्षी के साथ एक साथ करवा देती है। नेहा शहर में रहने वाली लड़की है और साक्षी गांव की निवासी है। शादी के दूसरे दिन, ये घर है या फुटबॉल मैच की टीम? इतने सारे लोग किस घर में होते हैं भला? बाप रे, इस घर में तो कितने सारे लोग हैं। इसका मतलब यहाँ काम भी ज्यादा होगा। सुनो तुम चारों तितलियाँ, अब तुम्हारी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी बहुएं आ चुकी है, अब से यही मेरा ध्यान रखेंगी। नेहा बहू, साक्षी बहू, अब से तुम्हें यहाँ के सभी रीति रिवाजों का बड़े अच्छे से पालन करना है, ठीक है? जी माँ जी। अब जाओ और दोनों मिलकर दोपहर के खाने की व्यवस्था करो। दोनों बहुएं घर की रसोई में आते हैं तो वहाँ गैस चूल्हा ही नहीं था, ना कोई इलेक्ट्रिक चूल्हा था। अरे ना तो यहाँ गैस है ना ही कोई चूल्हा। अब हम खाने की व्यवस्था किस पर करें? दोनों बाहर आती हैं। माँ जी, रसोई में तो गैस चूल्हा है ही नहीं।
इस घर में गैस या चूल्हा नहीं है। बाहर आंगन में मिट्टी का चूल्हा लगा हुआ है। रसोई से खाना बनाने का सामान लो और बाहर मिट्टी के चूल्हे पर जाकर खाना बनाओ। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना होगा, वो भी इतनी धूप में। बड़े अजीब लोग हैं, इतना बड़ा घर है और यहाँ गैस चूल्हा तक नहीं है। तभी दोनों रसोई से बर्तन सामान लेकर बाहर आंगन में आते हैं और धूप में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगते हैं। यहाँ तो कितनी गर्मी लग रही है। अगर रोज रोज मैं ऐसे धूप में खाना बनाती हूँ तो मैं तो काली किट हो जाऊंगी। माँ जी कितनी कंजूस है ना। जैसे तैसे दोनों घंटों तक खाने की व्यवस्था करने लगते हैं। थोड़े समय बाद दोनों अंदर आते हैं। नेहा बहू, जा तू बाथरूम में रखे गंदे कपड़े धो दे और साक्षी बहू, तू घर की सफाई कर दे। तभी नेहा बाथरूम की ओर जाने लगती है। चलो अच्छा है, माँ जी ने मुझे आसान काम सौंप दिया है। अब आराम से मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती हूँ। नेहा बाथरूम में आती है तो वहाँ कपड़ों का बड़ा सा पोटला रखा हुआ था और वहाँ बाथरूम में वॉशिंग मशीन नहीं थी। अरे वॉशिंग मशीन कहाँ है? तभी दिया वहाँ आती है। दिया, वॉशिंग मशीन कहाँ है? क्या वॉशिंग मशीन? वो भी इस घर में? क्या मजाक कर रहे हो भाभी आप? मतलब? इस घर में वॉशिंग मशीन नहीं है भाभी, यहाँ हम हाथों से ही कपड़े धोते हैं। क्या? दिया वहाँ से चली जाती है। अरे बाप रे, इसका मतलब इतने सारे कपड़े मुझे हाथ से धोने होंगे। ये काम करके तो मेरा दम ही निकल जाएगा। ये किस घर में आ गई मैं? फिर क्या था, नेहा बड़ी परेशानी का सामना करके घंटों तक हाथों से कपड़े धोने लगती है। रात का समय, दोनों बहुएं उर्मिला के कमरे में जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। बहुओं, सारा काम हो गया? हाँ। नेहा उर्मिला की आवाज तक नहीं निकल रही थी। चलो अब दोनों में से मेरे पैर कौन दबाएगा? अरे ये दोनों कहाँ चली गई? अगले दिन दोनों बहुएं कमरों से बाहर आती हैं। इस घर में तो बहुत से काम है, मुझे कैसे भी करके काम से बचना होगा। कुछ उपाय सोच साक्षी, कैसे भी करके मुझे इस घर के कामों से बचना होगा। बहुओं, जाओ खाने की तैयारियां करो। दोनों रसोई में आते हैं। तभी साक्षी जानबूझकर नेहा को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। नेहा झट से उठकर खड़ी हो जाती है। साक्षी, तूने मुझे धक्का देकर क्यों गिराया? मैंने नहीं गिराया, आप खुद ही गिरी। झूठ मत बोल सूखी बोमिल, तूने जानबूझकर मुझे गिराया। तुझे मैं सूखी बोमिल दिखाई देती हूँ? पपीते के मुंह की। तूने मुझे पपीता कहा, मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। बुरी गत की सत्यानाश हो तेरा। कीड़े पड़े तुझ में कलमुही। तूने मुझे कलमुही कहा, तेरी तो मैं। तभी साक्षी एक बर्तन नेहा को फेंक कर मारती है। तभी नेहा भी साक्षी को बर्तन फेंक कर मारती है। अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और दोनों रसोई के बर्तन एक दूसरे को फेंक कर मारते जा रहे थे। अब रसोई में ये भयानक शोर सुनकर उर्मिला और सब दंग रह जाते हैं। ये शोर कैसा? क्या हो रहा है यहाँ? रसोई में आते हैं तो अंदर दोनों बहुएं दुश्मनों की तरह एक दूसरे से लड़ रही थी। बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? अरे पकड़ो इन्हें। जैसे तैसे सब दोनों को पकड़कर बाहर लेकर आते हैं। क्या हुआ बहुओं, आपस में झगड़ क्यों रहे हो? माँ जी, मुझे इस छिपकली के साथ काम नहीं करना। अगर ये खाना बनाएगी तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। रूप की रानी है क्या तू? झुला दे तुझे इस घर में हम। अगर तू खाना नहीं बनाएगी तो मैं भी खाना नहीं बनाने वाली। दोनों फिर से बहस करने लगती हैं। अरे चुप हो जाओ दोनों, क्या मछली बाजार बना रखे हो घर को? भाभी, आप दोनों रहने दीजिए, खाना मैं और दिया दीदी बना देंगे। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। तभी दिया, पायल खाना बनाने लगते हैं। वाह, उपाय तो काम कर गया। इधर साक्षी, चलो खाना बनाने के काम से तो मैं बच गई। अब इसी तरह मैं हर काम में जेठानी जी से लड़ूंगी और काम से बचती रहूंगी। काम से बचने के लिए दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने का नाटक कर रहे थे। साक्षी बहू, जा आज के दिन तू कपड़े धो। माँ जी, कपड़े जेठानी जी धोती है ना, तो वो ही धोएंगी। ओ हेलो, कल धोए थे मैंने कपड़े, आज तेरी बारी है।
ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कपड़े आज आप धोएंगे तो कल नहीं धोएंगे। कपड़े तो आपको ही धोने पड़ेंगे। ओहो, तेरी चिपकली, अपनी जुबान बंद कर, वरना तेरा मुंह नोच लूंगी मैं। फिर क्या था, दोनों में फिर से झगड़े शुरू हो जाते हैं और दोनों हाथापाई पर उतर आते हैं। दोनों किसी की नहीं सुन रहे थे। तभी जैसे तैसे सब दोनों को पकड़कर उन्हें कमरों में भेज देते हैं। अरे क्या आफत आ गई मेरे घर में, दोनों जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोचती जा रही हो। परिवार वाले भी नेहा साक्षी के इन झगड़ों से बेहद परेशान हो चुके थे। फिर क्या था, दोनों जानबूझकर हर दिन काम से बचने के लिए एक दूसरे से ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अब दोनों के बीच रोज रोज झगड़े होने से परिवार वाले भी बेहद परेशान हो चुके थे। माँ, आपको बहुत तेज बुखार आ गया, आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। अरे उन दोनों को पहले इस घर से निकाल, मेरा जीना मुश्किल कर रखा है इन दोनों बहुओं ने। नेहा साक्षी की वजह से उर्मिला बीमार हो चुकी थी। अगले दिन अजित कुमार को कंपनी से कॉल आता है कि उनका ट्रांसफर पास के शहर की कंपनी में हो गया है। माँ, हमें आज ही पास के शहर में जाकर कंपनी ज्वाइन करनी होगी। इन दोनों चुड़ैलों को भी अपने साथ ले जाओ वहाँ। ये सुनकर नेहा साक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, अब मुझे घर का काम से छुटकारा मिल जाएगा। साक्षी भी ऐसे ही खुशहाल होने लगती है। फिर क्या था, दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेकर पास के शहर में रहने चली जाते हैं। जिसके बाद नेहा साक्षी अपने पतियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।